नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अखिलेंद्र प्रताप सिंह। इनसे हम लोगों ने पहले भी बातचीत की है, लेकिन उस तब जब बातचीत हुई थी और आज जब ये हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसके बीच घटनाक्रम में कई बदलाव आए हैं, खासकर देश के भीतर का जो घटनाक्रम है और उसमें जो डेमोक्रेसी जैसा हम लोग समझते हैं, जैसा हमारे संविधान में भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का संकल्प लिया गया था और भारत के लोग पिछले 70 साल से इस बात पर बहुत ही उनको उनको प्राइड रहा है, फख्र रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन आज ये लोकतंत्र और इसके अलावा जो संविधान में कई और वादे किए गए हैं, समानता का वादा है, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तमाम जो वादे हैं, इन सारे चीज़ों पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जो लोकतंत्र का व्यापक संदर्भ है, जो डेमोक्रेसी का एक जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, उसको उस पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अखिलेंद्र प्रताप जी से, जिनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है देश की जनता के बीच में रहकर राजनीतिक। मैंने पिछली बार भी इनके परिचय में ये कहा था कि ये वामपंथी राजनीति के एक प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने जो जो बातें सिद्धांत में कही जाती हैं, उसे जनता के बीच में रहकर उसकी प्रैक्टिस की है, उसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके कई दौर से गुजरते हुए आज एक नए प्रयासों में जुड़े हुए हैं। जो आज के सवाल हैं और जो आज की परिस्थितियां हैं, उसके बीच में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश में, जो सवाल हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश में। तो आज हम लोग इन माफ़ कीजिएगा, अभी कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज़ में दिक्कत हुई। तो खैर, हम ये बात कर रहे थे कि जो आज कुछ सवाल उठे हैं, उन सवालों के ढूंढने में सक्रिय रूप से अखिलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। तो देश में जो दूसरे लोग सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेंद्र जी जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब में उन सब से आखिर क्या हासिल होने की उम्मीद बंधती दिख रही है, ये सारा आज हमारी बातचीत का विषय है। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप गौर कर रहे होंगे कि राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी, बल्कि अब वो कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि ये उनकी नहीं, बल्कि एक व्यापक जन संगठनों के साथ जुड़कर एक ऑटोनोमस, एक स्वतंत्र भारत जोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है, वो चल रहा है। आज भी राहुल गांधी ने वहाँ पर एक बीच रास्ते में पत्रकारों से बातचीत की। 4 सितंबर को जब कांग्रेस ने यहाँ महंगाई के खिलाफ एक जनसभा की थी, उसे जब भी उन्होंने संबोधित किया था, दोनों में एक कॉमन बात उन्होंने जो कही, आज उनसे पूछा गया कि आपने ये यात्रा क्यों निकाली, तो उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक लोकतंत्र के तहत विपक्ष की भूमिका निभाने के जो भी मंच और माध्यम होते हैं, वो मौजूदा सरकार ने हमसे छीन लिए हैं। संसद में चर्चा नहीं होने दी जाती है, मीडिया पर उन्हीं पूंजीपतियों का पूरा कंट्रोल है जिनके हित में ये सरकार काम कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका का भी नाम लिया, चुनाव आयोग है, इन सब के ऊपर में एक तरह से उनका पूरा नियंत्रण कर लिया गया है। और जो सरकार की जांच और अभियोग एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसिक्यूशन की जो एजेंसियां हैं, उनको खुला छोड़ दिया गया है। विपक्ष, न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो लोग भी असहमत हैं, उनकी जुबान को चुप करने के लिए, उनको एक डराने धमकाने के लिए। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत ही लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र है, बहुत गंभीर संकट में है। पहली बात यहीं से शुरू करते हैं, इस संदर्भ से। क्या यह जो आकलन है आपको लगता है सही है? सत्येंद्र जी एक कहना चाह रहे थे कि बातचीत शुरू करने के पहले एक पॉइंट ये बताना चाह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी आंख दोनों बंद दिख रही हैं कैमरे में, तो अब हो सकता है कुछ टेक्निकल बात हो,
लेकिन जो देखने वाले हैं उनको लगेगा कि सोते हुए बोल रहे हैं। बहरहाल मैं सोते हुए बोल नहीं रहा हूँ, पता नहीं आंख क्यों इस तरह से बंद दिख रहा है। तो पहली बात तो जो देखिए, कुछ तो तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र की जो अवधारणा है, प्रैक्सिस है, ये उसके संघ के विचार में ही नहीं है। संघ दरअसल एक अपने अंदर से एक व्यक्ति, वो खुद मानते हैं कि उच्चतर पद पर बैठाता है और उसको वही सब अधिकार देता है जो अधिकार एक तानाशाह के होते हैं। और लोकतंत्र को दरअसल स्वभावतः लोकतंत्र के साथ रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन प्रणाली में, प्रक्रिया में नहीं है। यह अलग बात है कि वो भी ये दावा करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की एक लंबी परंपरा रही है, लिच्छवी और गणराज्यों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन दरअसल एक राष्ट्रीय संचालक ही उनका एक दौर का नेतृत्व संभालता है। अब ये अलग बात है कि समय समय पर उस पर भी बदलाव वो लोग करते हैं। जैसे अभी मैं खुद ही एक इंटरव्यू देख रहा था आरएसएस वालों का, उनके कोई चालक थे जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मोदी का कोई विरोध नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों की। जब गडकरी और मोदी के बीच कुछ लोग विवाद की बात ले आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब किसी को नेतृत्व देते हैं तो सर्वसत्ता उसके हाथ में हम दे देते। तो लोकतंत्र के साथ तो जिनके बुनियादी मतभेद ही हो, जो एक कलेक्टिव विजडम में और एक सामूहिक नेतृत्व में यकीन ही नहीं करता है, तो वह जब भी सत्ता में होगा, शासन में होगा, तो वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा और लोकतंत्र को अनेक तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगा। और इन 8 वर्षों में हमने ये देखा, और बातें छोड़ भी दी जाए तो जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थीं, जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, खत्म किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रलोभनों और दबाव से जो हमारी न्यायपालिका, उच्चतर जो हमारा सुप्रीम बॉडी थी, अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। वहां भी लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यायविदों के साथ करके बीजेपी अपनी सर्विस में लगाती। तो खतरा वास्तव में बहुत गहरा है लोकतंत्र के लिए, और यह खतरा केवल आज बोलने की आजादी से संबंधित नहीं है। जैसे उनकी भाषा बोली कि हम गृह युद्ध भी हो जाए तो उसकी इजाजत देंगे। हमने योगी महाराज को सुना तो उन्होंने कहा, या अगर कोई कुछ फसाद करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां संपत्ति से वंचित हो जाएंगी। तो मैंने उनके अंदर एक व्यक्ति का समुदाय में क्या महत्व है, वह धारणा ही नहीं है। इसलिए आरएसएस ने खतरा पैदा कर दिया है, और इस खतरे ने एक गहरा आर्थिक संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि जो उनकी अवधारणा हिंदुत्व की है, मैं हिंदुत्व इसलिए इस शब्द का प्रयोग करता हूं, अमूमन लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व का प्रयोग न करें बल्कि सांप्रदायिकता का प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी कुछ शब्दों का प्रचलन होना भी जरूरी है। जैसे ग्लोबल कैपिटल और हिंदुत्व के बीच में
जो एक साझा दृष्टि और कार्यक्रम बना है, वह बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया आम नागरिक के जीवन के सामने। तो इस सवाल पर और विस्तार से आने के पहले जी मेरा जो आग्रह है वह उस पर यह है कि हम सांप्रदायिकता की जगह हिंदुत्व इसलिए कहते हैं, सांप्रदायिकता शब्द भी ठीक है, लेकिन ये समग्रता में हिंदुत्व केवल नफरत ही नहीं पैदा करती, हिंदुत्व एक श्रेणीबद्ध जो वर्णीय समाज है उसमें श्रेष्ठता भी उच्चतर हिस्से के लोगों को देती है। इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और हिंदुत्व को हमने कभी भी हिंदू धर्म से उसको नहीं कहा, क्योंकि जी हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क यह है कि हिंदू धर्म एक धार्मिक विश्वास है और हिंदुत्व एक आधुनिक राजनीतिक प्रणाली है जो अपने चरित्र में और चिंतन में एक निरंकुश व्यवस्था, एक जिसको आप कहें फांसीवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। तो बहरहाल लेकिन अखिलेंद्र जी, आपने जो बातें भारतीय कही, जनता पार्टी, एक वाक्य में कह दूं, भारतीय जनता पार्टी को हटाना इसलिए जरूरी है कि गरीबी, बेकारी, दमन, जुल्म तो हो ही रहा है। यह पार्टी अगर सत्ता में संस्थाबद्ध हो गई तो इसके विचार में मूल प्रश्न है जनसंहार का। यह एक कम्युनिटी के और अपने विरोधियों के जिनोसाइड में भी विचार करती है। यह बहुत बड़ा खतरा है जिससे बहुत लोग वाकिफ नहीं। जी, लेकिन अखिलेंद्र जी, आपने जो बातें कही उसका एक काउंटर लॉजिक ये हो सकता है, उसका एक जवाबी तर्क यह हो सकता है कि आखिर 8 साल में आपने जो भी बातें कही वो ठीक है, हो सकती हैं या हैं, लेकिन देश के लोग तकरीबन 35% से 40% लोग लगातार इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जो इनका प्रभाव क्षेत्र है। अब मैं तमिलनाडु या केरला की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और पार्टी को पहले से भी ज़्यादा वोट मिले, सीटें भले घट गई हों। और अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि जब पश्चिम बंगाल में भी जहाँ वो चुनाव सीटों के रूप में हार गए थे, उनके वोट में लगभग 3.25 गुना की बढ़ोतरी हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव के तुलना में। तो अगर लोकतंत्र का मतलब है जनता के वोट से, जनता के बहुमत के समर्थन से चुनी गई सरकार, तो उस अर्थ में क्या भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर चुनी हुई और लोकतांत्रिक सरकार इसे नहीं कहा जाएगा? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह चुनी हुई सरकार नहीं है या जैसे तैसे उसको अपदस्थ कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही जनता को शरीक करके इस सरकार को मताधिकार का प्रयोग करके ही अपदस्थ करने की बात मैं कह रहा हूं। लेकिन यह बात भी मैं अपने जो विपक्ष के लोग हैं उनसे भी मैं यह बात बराबर कहता हूं कि देखिए, भारतीय समाज अभी भी चरित्र में सामंती है और हिंदुत्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह इस दौर में यह तेजी से इसलिए फली फूली है कि इसको सीधे तौर पर ग्लोबल कैपिटल और कुछ चुनिंदा भारतीय कारपोरेट परिवारों का सहयोग मिला है। वह यह भी उनको सहयोग करती है, उनके टैक्स माफ करती है, उनको कंसेशन करती है, तो यह फैली है बहुत तेजी से। तो हिंदुत्व राइज जो किया है हमारे देश में, हम विपक्ष से बार बार कहते हैं कि वह नेहरू की आधुनिकता, मंडल की जो सामाजिक न्याय की सीमा थी और भारतीय समाज में जिस तरह से मार्क्सवाद का एप्लीकेशन हुआ, सही अर्थों में मार्क्सवाद का प्रयोग करने की जगह जो एक इसकी यांत्रिक व्याख्या हुई, इन विचारधाराओं के बरखिलाफ हिंदुत्व उभरी है। इसलिए हमको समग्रता में विचार करते हुए
एक नए नैरेटिव का निर्माण करना है, जो हमारे अंदर यह जो विदेशी लूट है, जिसको नव उपनिवेशवाद या ग्लोबल कैपिटल कहते हैं, इसके विरुद्ध एक राष्ट्रीय भाव पैदा करना है और राजनीति में जनता की सेवा का भाव जो है, उस भाव को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला कर सकते हैं। आप जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके अगर उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो ये हिंदुत्व की ताकतें सरकार में भले आप परास्त कर दें, और परास्त करना जरूरी भी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उतनी ही ताकत से फिर उभर के आने का खतरा भी रहता है। लेकिन आपकी जो बात है ये विपक्ष के लोग सुनते और समझते हुए तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी की यात्रा आज का 30वां दिन है और जो मीडिया से भी रिपोर्टें मिल रही हैं उसके हिसाब से तो उसे काफ़ी अच्छा समर्थन मिला है। जो कांग्रेस के अलावा भी जो जनता का एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ता हुआ दिख रहा है, जो हम लोग अखबारों में भी और जो सोशल मीडिया से जो हम लोगों के पास तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अभी शुरुआत में मैंने आपसे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी ने जब ये बात सवाल उठाई कि ये सरकार कुछ ही उद्योगपतियों को, 2 उद्योगपतियों को सारा कुछ सौंप रही है, तो एक पत्रकार ने ये पूछा कि क्या आप ये वादा करते हैं कि जब अगर ये सरकार चली गई और आप सत्ता में आए तो आप जो ये निजीकरण कर रहे हैं उसे आप रद्द करेंगे, उसे आप वापस लेंगे? इस सवाल का राहुल गांधी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो कहा, इंग्लिश में कहा, ये उनके अपने ट्विटर हैंडल पे है, मैं खुद उनके ट्विटर हैंडल से पढ़ रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा कि वी आर फॉर कॉर्पोरेट इंडिया, वी आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मैसिव मोनोपोलीज, वी आर अगेंस्ट अनफेयरनेस to be against farmers or MSMEs. We will act to ensure fairness prevails. इससे आप क्या मतलब आप समझ पाए? देखिए, यही ट्रेजेडी है कांग्रेस पॉलिटिक्स की, यही ट्रेजेडी है अपोजिशन की। ये लोग ये समझते हैं कि चंद पूंजी घरानों को, अंबानी और अदानी को केवल हम शिनाख्त करके कारपोरेट घरानों का अन्य जो हिस्सा है उसका सहयोग ले लें। मैंने शायद आप ही के साथ वार्ता में कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल ने कहा कि हमारे और भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक नीतियों में कोई मौलिक फर्क नहीं है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि जब तक आप एक राष्ट्रीय अर्थनीति की अर्थशास्त्र तैयार करने की अगर जद्दोजहद नहीं करते, अगर आप यह चुनौती नहीं स्वीकार करते, तो अभी जो फोर्सेस का बैलेंस है फिनांस, कैपिटल और कारपोरेट का, वह मोदी को छोड़ के आपकी तरफ आ जाएगा, ऐसा अभी बहुत कम लगता है। अपोजिशन की भी यही ट्रेजेडी है, क्योंकि आजकल सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में कारपोरेट का बड़ा वाइटल रोल है। तो जो लोग भी राहुल गांधी हो या जो भी यात्राएं हैं, उन यात्राओं को मैं स्वागत करते हुए, या हमारे जो सहकर्मी लोग वहां जुड़े हुए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल एक जनरल सामान्य बात करके नहीं, आपको नीतियों पर बोलना होगा या उन प्रश्नों पर आपको ठोस बोलना होगा कि आप अगर सरकार में आएंगे, मसलन परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का जो प्रश्न है, हमने कहा कि हमने एक पूरा चार्ट तैयार किया है। 17-18 जुलाई सितंबर को ग्वालियर में बैठक हो रही है सर्वोदयी संघर्ष वानी अम्बेडकर के लोगों को, मैं उसमें ले जा रहा हूं। मैं आपसे विशेष बात करूंगा, वो मेरे मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर आप कांग्रेस के
लोग अगर ये महसूस नहीं करते कि भाजपा की इकोनॉमी से अलग कोई क्रिटिक नहीं पेश करके जनता के लिए इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, तो कारपोरेट वर्ल्ड को विन ओवर कर लें जैसे तैसे, यह जो उनकी कोशिश है वो अच्छा परिणाम उनके पक्ष में देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब आपने नौकरियों की बात की। 2020 के आखिर में बिहार में चुनाव हुआ था। उसमें तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे। पहले उनका ये कहना था कि मैं मुख्यमंत्री के ऊपर जिस पहले आदेश पर दस्तखत करूंगा वो 10 लाख नौकरियां देने का होगा, और उन्होंने कहा कि हमने सारा इस पर होमवर्क कर लिया है, 10 लाख सीटें खाली हैं अलग अलग विभागों में और हम उसकी भर्ती का आदेश जारी कर देंगे, हम कोई ये हवाई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि तब भी हमारे जैसे लोगों ने ये सवाल उठाया था कि यह अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो ये समस्या का सिर्फ वन टाइम एक मरहम है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप वो आर्थिक नीति आपकी क्या है जिसमें जो रोजगार पैदा करने पर केंद्रित हो। खैर, अब अभी 1 महीना पहले उनकी सरकार बन गई नीतीश जी के साथ। नीतीश जी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तब तो 29 लाख होता है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, हम 10 लाख पर ही रहते हैं। 11 तारीख को जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसके बाद पत्रकारों ने इस बारे में तेजस्वी यादव से सवाल पूछा था कि आपने ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि हमको 1 महीना टाइम दीजिए, 1 महीना में ये हो जाएगा। परसों 11 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, लेकिन इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्यों? और इस बीच मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो बोला कि नहीं, वो ठीक बोल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। ये नौकरियां अगर एक जुमला हैं क्या? अगर हम लोग ये कहते हैं, मोदी जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का जुमला उछाला था, तो अगर ये 10 लाख नौकरियां जुमला है, या कांग्रेस ने जो असम में वादा किया था वह भी जुमला है, तो फिर ये जनता, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जनता को आखिर आप किस एजेंडे से ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उससे अलग करेंगे? आपने कुछ इस पर आप क्या सोचते हैं, या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर देखिए एक त्रासद स्थिति है। जब आप इन लोगों से नौकरी की बात कीजिए, एमएसपी की बात करिए, पर्यावरण जो नष्ट हो रहा है उसकी बात करिए, हेल्थ एजुकेशन पर बजट बढ़ाने की बात करिए, तो इन्हीं सर्कल्स में जो बड़े थिंकर्स हैं, कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय दलों में जो अमूमन विपक्ष बनाते हैं, ये लोग कहने लगते हैं कि अरे भाई ये तो प्री 90 वाला व्यक्ति है, माने 90 के पहले वाली बात ये आदमी करता है। नौकरी कहाँ सबको संभव है जो दिया जा सकता है, तो ये घूम फिर के वहां आते हैं। अब इस बीच में कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 लाख देंगे, जैसा आपने तेजस्वी को कहा। नीतीश ने पूछा था कि जब विरोध में थे, भाजपा के साथ नीतीश थे, तो नीतीश ने कहा था इससे पूछो पैसा कहाँ से लाएगा। अब नीतीश कह रहे हैं कि ठीक बोल रहा है, हम दे देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल इन दलों में अगर केवल जितने सरकारी पद खाली हैं, बैकलॉग्स हैं, उनको भी भर दें तो मैं समझता हूं बड़ी बात होगी। नए रोजगार सृजन के लिए हमारे देश की जो आर्थिक दिशा है उसको जनोन्मुखी बनानी पड़ेगी। अभी हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो मल्टीनेशनल्स, कारपोरेट्स और ग्लोबल कैपिटल की सर्विस में लगी हुई, उच्चतर किस्म की टेक्नोलॉजी की बात करती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जितनी भी बातें कहते हैं वो समय और सुविधा के हिसाब से इन बातों को रखते हैं, लेकिन मुझे ये मानना है, और मैं समझता हूं जिस तरह से सतह से सवाल उठ रहे हैं
आपके बिहार में भी जगह जगह नौजवानों की बैठक हो रही है, संगठित आंदोलन हो रहा है, उधर मैंने देखा है। अगर ये आंदोलन जो जमीन से उभर रहा है, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की जो वो अर्थ व्यवस्था बता रहे हैं, आर्थिक आंकड़ा दे रहे हैं, वह वाजिब है, तो रोजगार के सवाल पर, एमएसपी के सवाल पर, और यह जो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है जिसमें पेंशन भी है, इसके इर्द गिर्द भारतीय राजनीति का देखिए आने वाले दौर में शुरुआत होगी। और जो सरकारें या जो लोग सरकार में हैं अगर इसे नकारेंगी तो जनता उनको भी नकार देगी। भारतीय जनता पार्टी को तो नकारेगी ही, इन लोगों के भी पक्ष में उसका हाथ नहीं खड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर हम लोग ये बात आपने जो कही, और हम लोग सभी इस बात को महसूस करते हैं कि जो आज जिस चीज़ की कमी है, जो चीज़ नहीं बल्कि कमी क्या, जिसका कहीं वो अस्तित्व ही नहीं दिखता है, वो है एक वैकल्पिक, जो एक अल्टरनेटिव आइडिया, जिस आइडिया में अर्थव्यवस्था, आर्थिक चीज़ें, आर्थिक जो बिंदु हैं वो उसके केंद्र में हों, और उसके इर्द गिर्द बाकी जो ये बातें अपने हम लोग जो उदारता की है, जो सद्भाव की है, जो धर्मनिरपेक्षता की जो बात एक शब्द में अगर हम लोग कहें, क्योंकि जो एक समझ है, हम लोगों की समझ है कि ये धर्मनिरपेक्षता हो या सामाजिक या सांप्रदायिक सद्भाव हो, ये अपने आप में एक खोखली बात होती है जब तक कि उसमें एक बड़ा वादा, उसमें लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने का वादा निहित नहीं हो। आपने नेहरू जी की बात की, नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे तो वो उसके साथ पब्लिक सेक्टर बनाते हुए वे दिखते थे, जिसको वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। उससे लोगों में एक भरोसा बनता था कि ये जो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, वो इसीलिए कहते थे कि ये विकास और रोजगार के साथ का जरिया बनेंगे, तो उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। वो पॉलिटिक्स जब तक कारगर रही, जब तक प्रभावशाली रही, तब तक यह जो हिंदुत्व की राजनीति थी वो हाशिए पे रही। ये इसका एक मेन स्ट्रीम में समर्थन मिलना, इसके पीछे बहुत से लोग, प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं, या जो एजाज अहमद मार्क्सिस्ट थियोरिटिशियन थे, अभी हाल में उनका निधन हुआ, उन्होंने भी ये लिखा है कि 1991 में सांप्रदायिकता का बढ़ना और नव उदारवाद का शुरू होना, इन दोनों को आप जोड़ कर देखें तभी परिस्थितियों को समझ सकते हैं। तो लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि स्थिति यह है कि हमारा विपक्ष जो है वो उसका एक पक्ष पे बात करता है, दूसरा पक्ष उसमें गायब है, उस पर वो मान के चलते हैं कि इस पर तो अब चलना ही है। अब आप, चूँकि आप जनता के बीच में आपकी पहल होती है, और अभी भी आप एक पहल से, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, आप उसमें आप कुछ उसकी बैठक वगैरह करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि उसमें अलग अलग विचारों के लोग हैं, सर्वोदय के लोग हैं, या जयप्रकाश नारायण की वाहिनी से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी आम छवि जो लोगों के दिमाग में है कि आप एक मार्क्सिस्ट जो पॉलिटिक्स है उससे आप जुड़े रहे हैं, बहुत से लोग ये कहेंगे कि वहाँ भी एक तरह का घालमेल है, वहाँ से भी कोई एजेंडा, कोई नई बात आना मुश्किल है। तो यह जो एक संदेह है या आशंका है, इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, उसमें मैं एक बात बहुत स्पष्ट हूं, यह नफरत या कल आने वाले दिनों में जेनोसाइड की अगर पॉलिटिक्स बढ़ती है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका फिनांस कैपिटल का है, वित्तीय पूंजी का होगा। ये अपने आप नहीं बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है, ये अपने आप नहीं है, देशों में यह युद्ध भी करा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गंभीर बहस और चिंतन अगर शुरू होगा तो इन राजनीतिक दलों में भी इस सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोग आएंगे। अब ये अलग बात है कि अभी के धक्के के दौर में स्वीकार करें या आने वाले दिनों में स्वीकार करें, एक हिस्सा जरूर उभरेगा, और जो ये मानेगा कि आप अगर नफरत को परास्त करना चाहते हैं
तो नफरत की जो जड़ है, नफरत खुद जनता के बीच में जो पैदा करने वाली ताकत है, उसकी शिनाख्त करके जब तक आप उस पर चोट नहीं करते हैं, तब तक आप नफरत के खिलाफ लड़ नहीं सकते। सीधा कनेक्ट है। जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड सैफ्रनाइजेशन, जो एजाज अहमद जिनका आपने जिक्र किया है, जो बात कहते हैं, वो इसी बात को कनेक्ट करते हैं। और वामपंथियों को यह भी वो सीख देते हैं कि भाई केवल यूरोप के हिटलर और मुसोलिनी तक नहीं, हमारे देश में दुनिया भर के तानाशाहों से बहुत कुछ वह रास्ता सीख सकता है, चल सकता है। यह भारतीय संदर्भ में भी, जो हमारी इस परंपरा में भी निरंकुश प्रवृत्तियां रही हैं, उससे भी चल सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह देखिए, एक गुड विजडम, एक अच्छा विवेक आएगा राजनीतिक दलों के भी एक हिस्से में, क्योंकि इसे स्वीकार करना उनकी मजबूरी होगी। अगर आज कोई ये कहे कि हम फिनेंस कैपिटल की सर्विस करेंगे और हम अपने देश में कम्युनलिज्म को डिफीट दे देंगे, तो यह एक भ्रम है और वो कर नहीं पाएंगे। फिनेंस कैपिटल और कम्युनलिज्म के बीच में नाभि नाली का संबंध है, नाल का संबंध है। इसको काटने से ही एक दूसरे को वो आप नष्ट कर सकते हैं। जहां तक देखिए मेरी बात है, मैं तो निरंतर विकास किया हूं। बहुत साथी लोग जो मुझे जानते हैं, मैं जब भी इस सवाल को छात्र जीवन से लेके आईपीएफ और माले के दौर से गुजरते हुए हमारे विचारों का विकास हुआ है। मैं दो लोगों को, मेरे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न रहा है, और जहां मुझे गांधीयन से भी, सर्वोदयियों से भी, मार्क्सवादियों से भी मित्रता सहयोग करना, उनके साथ काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं रोटी, समानता और स्वतंत्रता, इस विचार का कायल हूं। और मैंने ये देखा है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच में जो संबंध रहे हैं, बड़े कटु संबंध रहे हैं। स्वतंत्रता ने कभी भी समानता को स्वीकार नहीं किया, तो रोटी, समानता, स्वतंत्रता के हल का प्रयास में हिंदुस्तान और बाहर की हिस्ट्री में एक प्रयास में लेनिन में देखता हूं। लेनिन रोटी, सोशल जस्टिस, मैंने समानता और एक स्वतंत्रता। बहुत लोग लेनिन के बारे में इधर उधर की कुछ घटनाएं बता के कहते हैं, हमारे कुछ साथी जो गांधीवादी क्लेम करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि और गहराई में चीजों को जानना चाहिए। लेनिन एक पैकेज के बतौर देखते हैं। क्यों? क्योंकि लेनिन एक प्रैक्सिस पर काम करते थे। तो वो, लेकिन वह प्रश्न हल नहीं हो सका। और भारतवर्ष में गांधी जी का जो विकास है, गांधी जी का जो विकास है, वह भी बराबर रोटी, समता और स्वतंत्रता के अंतर्विरोध को हल करते हुए एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली ले आना चाहते हैं जहां लोगों को बोलने की आजादी भी हो और जीवन चलने का उसके पास एक आर्थिक ढांचा भी। तो मैं ये समझता हूं, यह जो अंतर्विरोध खड़ा किया जाता है, बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे समाजवादी मुल्क हैं, चाहे आप उनको सर्वसत्तावादी ही कहिए, लेकिन उन्होंने दो प्रश्न को हल किया। न्याय के दो प्रश्नों को उन्होंने हल किया। एक रोटी के प्रश्न को हल किया, दूसरा समानता के, समता के प्रश्न को हल किया। स्वतंत्रता के प्रश्न पर बराबर विवाद रहे। जो इधर के हमारे जैसे देश में तो यह हालत हो गई कि हम क्लेम करते रहे, हम ये बात कहते रहे कि हम बुर्जुआ डेमोक्रेसी के भी पक्षधर नहीं हैं, हम जनवादी केंद्रीयता के भी पक्षधर नहीं हैं, हम अलग रखेंगे। लेकिन हम इन तीनों प्रश्नों को अभी तक हल नहीं कर पाए। और वो जो तीनों प्रश्न हैं हमारे, रोटी के, समता के, स्वतंत्रता के, अभी भी अधूरे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, आज की तारीख में
लेनिन की जो सोच है या गांधी जी की जो सोच है, उनकी वैचारिकी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। यही मैं बात बार बार कहता हूं, सुन यात सेन की वैचारिकी को लेनिन नहीं मानते थे, लेकिन उनको एशिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी भी मानते थे। तो गांधी जी की वैचारिकी को छोड़ दीजिए, जो राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम है, इस पर गांधीयन, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और अंबेडकर पंथी एक कदम तक चल सकते हैं और एक अपना कम से कम लोकतांत्रिक भारत बनाने में, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समता भी हो और रोटी की गारंटी भी हो, यहां तक उनके बीच में कोई विवाद नहीं हो सकता है। इस प्रश्न पर उनकी समझ होगी और मैं समझता हूं कि इस दिशा में 17-18 जुलाई को मैंने एक पेपर भी लिखा है, उसको मैं पेश करूंगा। लोगों ने कहा था कि आप लिख के ले आइए, उसको मैं पेश करूंगा। करीब 25 लोग आ रहे हैं पूरे देश के, और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि भाजपा हराओ, क्योंकि यह जनसंहार की पॉलिटिक्स करती है। और दूसरी तरफ लेकिन इस भाजपा हराने में अपना जो सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम है, इसका भी लोप नहीं होने देना चाहिए। इसको नजर में रखते हुए आप आगे बढ़िए, तो आज आने वाले दिनों में आरएसएस ने जो एक चुनौती पैदा की है इस देश के लिए, उससे निपटा जा सकता है। अखिलेंद्र जी, आपने जो पत्र लिखा है उसका पढ़ने का हमें भी इंतजार रहेगा, और उस पर वहाँ पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं और आप लोग कैसे वहाँ पर कोई सहमति ऐसी बना पाते हैं जिससे कि कोई एक ऐसी बहस खड़ी हो जिस बहस से विपक्ष को के लिए भी और जो लोग भी आज की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं उनको एक रोशनी मिले, मदद मिले, इसका हमें इंतजार होगा। आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी चूंकि आप रोटी, स्वतंत्रता और समानता को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, मतलब एक साथ जोड़कर देखने की आप वकालत कर रहे थे। अभी कई हलकों में एक बहस खड़ी हुई है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बाकी सवालों को छोड़कर लिबरल डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है। क्या ये संभव है कि बाकी सवालों को छोड़कर जो बात आप बार बार आप कह रहे हैं और कि फाइनेंशियल कैपिटल, मोनोपोली कैपिटल और यह जो कुछ हुआ, ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, इसमें एक सीधा संबंध है, इसमें एक को छोड़कर दूसरे का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। लेकिन जो लोग बहुत से ऐसे लोग जो पहले ये सपना देखते थे संपूर्ण बदलाव का, एक रिवॉल्यूशन का, वो अब अपने एजेंडे को यहाँ तक ले आए कि लिबरल डेमोक्रेसी को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं एक सामान्य बात है कि क्या ये संभव है कि बाकी चिंताओं को छोड़कर लिबरल डेमोक्रेसी जाए, या उसके लिए अगर बचाया जाए तो उसके लिए उसका प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, वेस्ट में लिबरल डेमोक्रेसी का पौधा वेस्ट में चला है और वेस्ट के जो कस्टोडियन गवर्नमेंट्स अपने को लिबरल डेमोक्रेसी की बात करती हैं, वो सबसे ज्यादा इलिबरल प्रैक्टिसेज उनके रहे। अमेरिका ही देख लीजिए, अमेरिका अभी अपने सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं किया, ब्लैक्स का उत्पीड़न है वहां, इकोनॉमी का गहरा संकट, जो रिचेड हिस्सा है सोसाइटी का उसको झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन जो नेशंस हैं उनकी भी हालत देखिए, वहां भी सोशल सिक्योरिटी पर खर्चे बंद होने लगे हैं। लंदन जो आपके स्टॉक मार्केट का, फाइनेंस कैपिटल का दूसरा बड़ा सेंटर है, वहां भी आप भीख मांगते हुए दरिद्रता में लोगों को देख सकते हैं। तो आज ये लोग कभी कभी एक कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर में स्वतंत्रता नहीं है उसका जो प्रश्न उठाते थे, आज मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलिबरल प्रैक्टिसेज वो बाहर के देशों पर लूट के लिए तो करते ही हैं,
अपने यहाँ भी नागरिकों के साथ भी उनका व्यवहार फेयर नहीं है। तो जहां लिबरल डेमोक्रेसी का पौधा लगा था वहां सबसे बड़ा खुद इलिबरल प्रैक्टिस हो रहा है। तो उस समय हमारे जैसे देश में जहां इतना गहरा सामंती अवशेष है, हमारे देश में विदेशी पूंजी की इतनी जकड़न है, यहाँ हम लिबरल डेमोक्रेसी या एक टोटलिटेरियन स्टेट, ऐसे प्रश्नों पर ब्राह्मण शास्त्रार्थ तो चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो चुनौतियों के दौर से गुजर रहे हैं, उन प्रश्नों को हल करने और मदद करने में इस तरह के शास्त्रीय बहसों से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अभी हमें फायदा मिले। जी अखिलेंद्र जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया। हम आने वाले दिनों में भी आपके साथ बातचीत करते रहेंगे और जो घटनाएं जिस ढंग से वो सामने आएंगी उस पर आपका विश्लेषण हम लोग जानेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देंगे। आपका और दर्शकों का भी जिन्होंने समय दिया, उनका धन्यवाद।